अगर आप आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं कि इस साल एग्ज़ाम देना है तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए, क्योंकि आइल्स 2026 के मामले में कुछ चेंजेस आए हैं। और कुछ चेंजेस इतने आए हैं कि वो चेंजेस बहुत कुछ हो गए हैं और बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं है। अब ये चेंजेस ऐसे हैं कि बहुत से अगर आपको ना पता हो तो इससे आपका स्कोर डैमेज हो सकता है, और कुछ ऐसे हैं कि जो आपको पता हो तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ये क्या चेंजेस हैं, सबको एक्सप्लोर करते हैं। जो पहला चेंज है वो पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, और वो ये है कि जो पेपर बेस्ड टेस्ट है वो ऑलमोस्ट मर गया, ख़त्म हो गया है, एक्सटर्मिनेट हो गया, ऑफिशियली भी ग्लोबली भी। जो लास्ट डेट है पेपर बेस्ड टेस्ट की वो 27 जून यानी कि 27 जून है। उसके बाद पेपर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, उसके बाद जितने भी टेस्ट होंगे कंप्यूटर बेस्ड होंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे होगे। आप लोग सोच रहे होगे हमज़ा भाई क्या मुसीबत है यार, टाइपिंग तो हमसे होती नहीं है। और ये कॉमन कंसर्न है, लेकिन इसमें गुड न्यूज़ ये है कि आइल्ट्स में एक हाइब्रिड सिस्टम भी आया, और वो सिस्टम इस तरह का है कि आप अपना लिसनिंग और रीडिंग का टेस्ट कंप्यूटर पे दो, और जो राइटिंग का टेस्ट है वो आप हैंड रिटन दे सकते हो पेपर के ऊपर। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि लॉन्ग एसेज अनकंफर्टेबली उनको मसला होता है टाइप करने में, तो उनके लिए फिर ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या ये हाइब्रिड फॉर्म पाकिस्तान में अवेलेबल है? ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, कुछ सेंटर्स में है कुछ में नहीं है। तो जब भी आप अपना टेस्ट बुक करो तो पहले अपने सेंटर से ये कंफर्म कर लो कि भाई हाइब्रिड टेस्ट है या नहीं, ताकि आप असूम करके जाओ कि हाँ भाई हाइब्रिड होगा और आप किसी मामले में फंस जाओ, तो उससे बेहतर है कि आप कंफर्म कर लो। लेकिन इस बात का मेन मैसेज ये है कि कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो भाई, वेट नहीं करो। क्योंकि अगर आपने सिर्फ पेपर पे प्रैक्टिस की और कंप्यूटर पे प्रैक्टिस नहीं की तो आप पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे। और अभी क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि कहाँ कहाँ ये हाइब्रिड सिस्टम चल सकता है, तो मेरा रिकमेंडेशन आप सबको यही है कि कंप्यूटर पे आज से ही प्रैक्टिस कर लो। अगर टाइपिंग का मसला है तो डेली बेसिस पे 15 मिनट जस्ट टाइप करो। सिंपल सा सेंटेंस बता रहा हूँ, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। जस्ट रोज़ के 15 मिनट ये सेंटेंस टाइप करो बार बार। ड्रास्टिक डिफरेंस आपको 1 महीने के अंदर ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट चेंज जो हमारा है वो वन स्किल रीटेक से रिलेटेड है, और ये बहुत बड़ा है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, क्योंकि अब वन टेक रीटेस्ट पाकिस्तान में अवेलेबल है। इसका पूरा नाम है वन स्किल रीटेक। और ये करता क्या है? मान लो कि आपने अपना आइल्स का टेस्ट दिया, आपको रिजल्ट्स भी मिल गए। अब आपकी लिसनिंग तो बहुत अच्छी चली गई, रीडिंग भी बहुत अच्छी चली गई, लेकिन राइटिंग में मार खा गया, लो स्कोर आ गया। पास्ट में ये होता था कि अगर आपका कोई एक स्किल लो आया, उसमें आपको कम बैंड्स मिला है, तो आपको उसको ठीक करने के लिए पूरा टेस्ट दोबारा देना पड़ता था, चारों सेक्शंस, फुल प्राइस। लेकिन अब ऐसा नहीं है। वन स्किल रीटेक का फ़ायदा ये है कि अब आप सिर्फ एक टेस्ट का यानी कि एक स्किल का रीटेक दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका राइटिंग गलत आया आप राइटिंग का रीटेक दे दो, आपका स्पीकिंग गलत आया आप स्पीकिंग का रीटेक दे दो। चारों स्किल्स में आप रीटेक वाला ऑप्शन अवेल कर सकते हो, और अगर आप रीटेक देते हो तो फिर जो आपका स्कोर है वो दोबारा से रीन्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बैंड 6.5 चाहिए और आपका आया है बैंड 6, इसलिए क्योंकि आपका राइटिंग में कम था, तो अगर आपने राइटिंग का रीटेक दिया और आपका वो रीटेक अच्छा चला गया तो आपका जो बैंड 6 है वो ऊपर चला जाएगा। टोटल बैंड की बात कर रहा हूँ, राइटिंग बैंड की बात नहीं कर रहा। राइटिंग बैंड तो ऑब्वियसली अपने आप चला जाएगा ऊपर। आपके पास 60 डेज होते हैं रीटेक लेने के, और ये 60 डेज कैलकुलेट होते हैं उस दिन से जिस दिन आपने अपना टेस्ट बुक किया था। और इसकी जो कॉस्ट है वो है अराउंड 16,250, 16,250। और इसकी आपको प्रॉपर एक रिपोर्ट भी मिलेगी उस रीटेक की। और मज़े की बात, आप ये भी देख सकते हो कि कौन सा स्कोर आपका हायर है, क्योंकि ज़ाहिर आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। और ये कराची में, लाहौर में,
इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, जितने भी मेजर सिटीज़ हैं उनमें ये अवेलेबल है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि ये कंप्यूटर बेस्ड है, पेपर बेस्ड नॉट अलाउड। तो बेहतर यही है कि कंप्यूटर पे सीखो, करो, और हाइब्रिड सिस्टम जो है उसको एक दफ़ा गोली मार दो, क्योंकि उसमें रीटेक अवेलेबल नहीं है। सो अब ज़रा हम इंडिविजुअल चेंजेस की बात करते हैं चारों स्किल्स में। तो पहले हमारे पास राइटिंग है, और इसमें पहले भी पाकिस्तानी बहुत मिस्टेक्स करते थे, और अब तो ऐसा हो गया है कि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपकी वाकई में ऐसी तैसी हो जाएगी। सो लेट मी बी वेरी डायरेक्ट। जो आपके आइल्स एग्जामिनर हैं जो 2026 के, उनको ट्रेन किया गया, स्पेसिफिकली ट्रेन किया गया है मेमोराइज्ड आंसर्स को डिटेक्ट करने के लिए, और उनके पास अपडेटेड गाइडलाइंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी बुक में कोई एस्से देखा, या आपने कोई एस्से का टेम्पलेट याद कर लिया कि हाँ भाई पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, या आपने यूट्यूब से कोई स्ट्रक्चर देख लिया, या किसी बुक से, या आपको किसी दोस्त ने बता दिया, पता है क्या होगा? आपका जो बैंड है वो 4 पे चला जाएगा। यस, 4 पे चला जाएगा आपका राइटिंग बैंड। इवन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इवन आपने बहुत अच्छा लिखा है, तो भी जस्ट बिकॉज आपने मेमोराइज स्ट्रक्चर यूज़ किया। सो सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर हम मेमोराइज स्ट्रक्चर भी यूज़ ना करें तो हम करें क्या? आइल्स वालों को चाहिए क्या, चाहते क्या है हमसे? ये ओरिजिनल थिंकिंग, यानी कि आपको ऐसा रिस्पॉन्स देना है अपने एस्से में जो कि क्वेश्चन को आंसर कर रहा है। ऐसा ना हो कि आपका जो क्वेश्चन है वो स्कूल हॉलीडेज के बारे में पूछ रहा है और आप एजुकेशन पे बता रहे हो, या अगर वो कॉलेज लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं तो आप ये बता रहे हो कि भाई एजुकेशन कॉलेज की कितनी नेसेसरी है, क्या है। वो कॉलेज लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं भाई कि कॉलेज लाइफ में क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्या एंटरटेनमेंट होता है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, मैच्योरिटी कैसे आती है। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कॉलेज की एजुकेशन के बारे में बात करो। तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक। जनरलाइज्ड आंसर दोगे, बैंड 4 में फंस के रह जाओगे। जितने रीटेक्स लेने हैं ले लो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब भी आप आइल्स राइटिंग पे काम कर रहे हो अपने एग्ज़ाम के अंदर, तो जो आपका प्रॉम्प्ट है, यानी कि जो आपको कहा गया है कि इस चीज़ पे आपको काम करना है, उसको 2-3 दफ़ा रीड करो, और जो आपसे क्वेश्चन किया गया है उसको आंसर करो। अब अगर हम राइटिंग टास्क की बात करें तो जो पहला टास्क है, टास्क 1 एकेडमिक राइटिंग के लिए, यानी कि जो आपका एकेडमिक टेस्ट होता है, उसमें आपको मिक्स्ड डेटा मिलेगा। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको पाई चार्ट और टेबल एक साथ मिल जाए, या आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 सेपरेट ग्राफ्स मिल सकता है। तो इसके लिए ज़रा मिक्स्ड चार्ट्स की प्रैक्टिस कर लो, और कोई पुराना सामान यूज़ नहीं करना जो उसको याद कर लिया, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि वो किस तरह से आपको क्वेश्चन देंगे। अब एक और चीज़ है उन लोगों के लिए जो पेपर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं जून 27 से पहले। पेंसिल्स अलाउड नहीं है भाई। जो पेपर बेस्ड टेस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जो होता है वो अलाउड है, पेंसिल्स अलाउड नहीं है। और जो पेन है वो भी आपको सेंटर प्रोवाइड करेगा, अपना पेन नहीं लेके जाना। तो कोई अगर आप मिस्टेक करते हो तो उसको क्रॉस करो और दोबारा से उसको रीराइट करो, और आज से ही पेन से ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और चेंजेस देखते हैं। हमारे पास स्पीकिंग से रिलेटेड भी चेंजेस हैं, जो स्पीकिंग का टेस्ट होता है। तो इसमें ये हो रहा है कि जो आपके एग्जामिनर्स हैं वो 2026 में आपको बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं अगर आपने कोई स्पीचेस प्रॉपर्ली याद की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो आपसे पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और आप पूरा आंसर रट्टा मार के आए हो कि मेरा नाम ये है, मैं इतने साल का हूँ, मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ, मेरे इतने बहन भाई हैं, तो वो आपको इंटरप्ट कर देंगे। ज़रूरी नहीं है ज़रा, क्योंकि उनको नहीं पता कि आप याद करके आए हो नहीं। आप कुछ भी बोल रहे होगे, इवन अगर आप याद करके नहीं आए, आप जस्ट वैसे ही अपना आंसर दे रहे हो, वो आपको इंटरप्ट करेंगे और आपसे एक फॉलो अप क्वेश्चन लेंगे। और वो एक ऐसी चीज़ होगी जो कि अनएक्सपेक्टेड होगी, जो कि आप मेमोराइज्ड अगर करके आए हो तो आप आंसर नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि आप बात करते कैसे हो। उनको ये नहीं देखना कि आपने अपने घर पे एक स्क्रिप्ट को कितने अच्छे से रिहर्स्ड किया हुआ है। तो जो नेचुरल कॉन्वर्सेशन है उसको रिवॉर्ड किया जा रहा है, उसके मार्क्स दिए जा रहे हैं, उसके बैंड्स दिया जा रहा है। तो अगर आप ये चीज़ करते हो कि आप आंसर्स का रट्टा मार रहे हो बुक्स से, यूट्यूब से, चैट जीपीटी से, क्लॉड से, मत करो, फेल हो जाओगे। तो कर क्या सकते हो? कर ये सकते हो कि डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो बोलने की, रोज़ डिफरेंट टॉपिक्स पे। रट्टा नहीं मारना, ये नहीं कि आपने एक क्वेश्चन ले लिया उसकी आप 3 दिन प्रैक्टिस कर रहे हो और वही जाके आप बोल रहे हो। याद करके रट्टा मार के नहीं जाना है, सिर्फ समझ के जाना है कि अपने क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। और अगर वो कुछ अनएक्सपेक्टेड भी पूछ लें तो उसमें आपको आना चाहिए कि आंसर कैसे करना है। सो स्पीकिंग में एक और चेंज है, वो ये है कि कुछ टेस्ट सेंटर्स में वो वीडियो कॉल स्पीकिंग यूज़ कर रहे हैं। यानी कि आप बात तो एक रियल एग्जामिनर से ही करते हो, लेकिन वो आपके सामने नहीं बैठे हुए होंगे, वो वीडियो कॉल पे होंगे आपके साथ। और इन वीडियो कॉल सेशंस में ये होगा कि आपका जो पार्ट 2 है, जो कार्ड वाला टास्क होता है, वो आपको मॉनिटर पे शो किया जाएगा, आपको कार्ड नहीं दिया जाएगा। पहले तो ये होता था ना कि आपको एक कार्ड थमा दिया जाता था, उसमें पूरा एक वो क्यू कार्ड होता था, उसमें इंस्ट्रक्शंस होती थी, उस पर आपको बोलना होता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको मॉनिटर पे उसका टॉपिक शो होगा, उसका आउटलाइन शो होगा, या जो भी आपका प्रॉम्प्ट है वो शो होगा, और उसके हिसाब से आपको आंसर करना होगा। तो इसकी अभी से प्रैक्टिस कर लो कि स्क्रीन पे आपके प्रॉम्प्ट्स आ रहे हों, और जो भी आप नोट टेकिंग करते हो पेपर पे वो भी कर लो, और इस चीज़ से कंफर्टेबल हो जाओ। लिसनिंग में भी चेंजेस है भाई, किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। अब लिसनिंग में क्या चेंजेस आए? सबसे पहले और ज़्यादा एक्सेंट्स का इंट्रोडक्शन हुआ। पहले तो ऐसा होता था कि सिर्फ ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट्स होते थे, क्योंकि आइल्स है उसको कैम्ब्रिज, ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी ऑस्ट्रेलिया जॉइंटली ओन करता है। तो पहले तो वो सिर्फ आपको यूके के लोगों के या ऑस्ट्रेलियन लोगों के एक्सेंट्स दे रहे थे, लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको साउथ एशिया या ईस्ट एशिया या कोई भी यूरोपियन जैसे जर्मन या फ्रेंच, इस तरह के एक्सेंट्स भी आपको मिले सुनने में। तो ये किस लिए है? ये इसलिए है कि रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन में इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हर बार कोई यूके का बंदा ही मिले जिससे आपको बात करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं और का हो। तो सिर्फ 2 एक्सेंट्स को रखना तो पहले ही एक बेवकूफ़ी थी। आई डोंट नो कि वो ऐसा क्यों करते थे, लेकिन अब उन्होंने इस चीज़ को रेक्टिफाई कर दिया है और अब आपके पास डिफरेंट एक्सेंट्स हैं। तो अब आप इनकी प्रैक्टिस कर कहाँ से सकते हो? डिफरेंट इंटरव्यूज़ को देखो, डिफरेंट पॉडकास्ट को देखो, जहाँ से आपको डिफरेंट एक्सेंट्स की नॉलेज भी मिले और सुनने को भी मिले कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं, ताकि आप उनको अंडरस्टैंड करो। सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश या ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट्स के साथ प्रैक्टिस मत करो। एक और चेंज ये है कि जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कम प्रिडिक्टेबल हो गया। पहले ऐसा होता था कि हमारे पास एक रोड मैप था कि इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इस सेक्शन में ये आएगा, इस सेक्शन में वो आएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कहीं पे ऐसा हो सकता है कि वो आपको मैचिंग टास्क एक ही सेक्शन में दे दें, कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको दें ही ना, और कहीं पे जो मैप लेबलिंग क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक मार्कर आ गया कि उससे वो मार्क कर दें कि भाई आप यहाँ पे हो, और वो चीज़ हेल्प करती है। लेकिन वही बात है कि अगर एक चीज़ हेल्प कर रही है तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो कि प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ताकि कहीं पे लुढ़क ना जाए। और किसी भी सेशन में ये मत एक्सपेक्ट करो कि एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करेगा। ये बोर्ड का 5 ईयर या 10 ईयर नहीं है, और वो भी कभी कभार चेंज हो जाता है, और मेरे साथ तो ये फिल्म हो भी गई थी। बहरहाल, नेक्स्ट जो हमारा चेंज है वो रीडिंग के अंदर है, और ये चेंजेस थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, इनमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो चेंजेस ये हैं कि जो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस होते थे वो अब कम आ रहे हैं, इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, और जो मैचिंग क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। यानी कि इन्फॉर्मेशन को हेडिंग से मैच करना, या पैराग्राफ को हेडिंग से मैच करना, या जो सेंटेंस एंडिंग्स हैं
जो सेंटेंस एंडिंग्स हैं वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कर लो। पैसेजेस भी जो हैं वो और ज़्यादा एनालिटिकल होते जा रहे हैं, स्टोरी टेलिंग कम होती जा रही है, डेटा, रिपोर्ट्स, एकेडमिक आर्ग्यूमेंट्स, ये चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं। और जो जनरल वाले लोग हैं, जो जनरल टेस्ट दे रहे हैं, उसमें भी ये एक्सपेक्ट करो कि अब प्रॉपर प्रोफेशनल राइटिंग, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में जो चीज़ें होती हैं वही आएंगी। कंपनी पॉलिसीज़ हो सकती हैं, ईमेल्स हो सकती हैं, रिपोर्ट्स हो सकती हैं, यानी कि ओवरऑल हार्ड हो गया, मामला ख़राब हो गया। अब इसमें प्रिपरेशन कैसे करनी है? आप राइटिंग की प्रैक्टिस करो। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि भाई आपके साथ कोई पार्टनर हो जो कि आपको इस सब से गाइड करता रहे। फ़ी में भी कुछ चेंजेस आया, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो 2026 की फ़ी है वो एकेडमिक या जनरल के जो कंप्यूटर पे है उसमें अराउंड 71,320 से 71,920 तक हो रही है। कराची में जब मैंने पता किया है, और अभी रिसेंटली ही पता किया है, तो वो 71,320 है। लेकिन इसको देख लेना जब भी आप रजिस्टर करो, क्योंकि ज़ाहिर फ़ी चेंज होती रहती है। और जो आइल्स फॉर UK VI है, यानी कि जो UK वीज़ा है, उसकी अराउंड 72,000 है। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि सिर्फ वीज़ा की बेस पे, यानी कि उनको एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो जस्ट UK जाना चाह रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। और जो आइल्स के लाइफ स्किल्स हैं उसके लिए 50,000 है। और अगर आप वन स्किल का रीटेक कर रहे हो तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया, 16,250। तो इसकी पेमेंट आप जाज़ कैश वगैरह से भी कर सकते हो, और जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड है उससे भी कर सकते हो। जाज़ कैश और जो इजी पैसा है उसका थोड़ा सा देख लेना, रिसर्च में तो आ रहा है कि आप कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये है कि आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड हो, क्योंकि वो सब जगह चल जाता है। ये जाज़ वगैरह क्योंकि लोकल ब्रांड्स हैं तो इनका आपको देखना पड़ेगा। लेकिन फिर से मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ कि कभी भी पे करने से पहले एक दफ़ा फ़ी को कंफर्म कर लेना। जो मैंने बताया उसको असूम नहीं करना, क्योंकि मैं आपको एक फ़िक्स्ड डेट पे बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देखोगे, तो ये है। अब मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। इस पर अगर आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और यही है कि भाई आइल्स अब थोड़ा सा हार्ड हो गया, तो प्रैक्टिस करो। और अगर आपको क्लासेस चाहिए तो एलिमेंटल एकेडमिया आइल्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड करती है। और अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आपकी जो फर्स्ट क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो को मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सायनारा, ओरीवार, अल्लाह हाफ़िज़।